तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो ये फॉर्मेट है इसका, ठीक है। इसको जरा देख लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड कैरेज इनवर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, रिटर्न आउटवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब रॉ मटेरियल है, ठीक है ना। तो आपके पास आता है, इसे कहते हैं रॉ मटेरियल परचेजेस, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, ये मैंने उस दिन बनाया था कि वो कर दिया था मैंने, और इनको ऐड करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ एंड लो। तो ये एक अमाउंट आती है जिसे कहते हैं रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल। ओके, सॉरी, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। तो पहला आइटम जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है वो रॉ मटेरियल है। तो हमने ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड किया, अवेलेबल फॉर यूज आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल हमने माइनस कर दिया उसमें से। तो जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल माइनस किया हमने, तो हमारे पास जो अमाउंट आई वो रॉ मटेरियल कंज्यूम है, मगर इफ यू हैव सम स्क्रैप्स ऑफ रॉ मटेरियल लेफ्ट, तो स्क्रैप की वजह से स्क्रैप को निकालना पड़ेगा। अगर स्क्रैप सोल्ड आउट किया आपने तो उसको निकाल देंगे, तो आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये पहला आइटम है जो फैक्ट्री में यूज होता है, सबसे इम्पोर्टेंट आइटम रॉ मटेरियल चीज को कहते हैं जिससे प्रोडक्ट कंज्यूम बनती है, ठीक है ना। सेकंड आइटम जो है वो इसमें डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, ये यूज होता है। ओके, फर्स्ट आइटम रॉ मटेरियल, सेकंड आइटम जो है वो डायरेक्ट लेबर है। तो रॉ मटेरियल निकालने के लिए ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, मगर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं कहलाता है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि इसको मैं बनाना है ना, बेचना तो रेडी करके है, अभी रेडी नहीं किया है। इसमें डायरेक्ट लेबर ऐड कर देते हैं, और अगर कोई डायरेक्ट कॉस्ट, अदर कॉस्ट है कोई डायरेक्ट, जैसे रॉयल्टीज कहते हैं, लाइसेंस फीस वगैरह होती है, कभी दी होती है, वो ऐड कर देंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाती है, ठीक है ना। इस प्राइम कॉस्ट में आप ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, ये गलत इसमें मार्क हुआ है, लेस नहीं होगा, ये ऐड होगा, ठीक है। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असल नॉर्मली स्टूडेंट्स हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल्स इसको ग्रॉस प्रॉफिट समझ के लेस कर देते हैं, वो फॉर्मूला रटा होता है। तो ये प्राइम कॉस्ट है और ये भी कॉस्ट है, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इन दोनों कॉस्ट को आप आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, ये इनडायरेक्ट है। तो फैक्ट्री ओवरहेड इज आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस भी होती हैं फैक्ट्री ओवरहेड के लिए। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाता है। अच्छा, इसमें जो है फैक्ट्री के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, नजर आ रहे हैं कुछ आपको, थोड़े से हैं ये डायरेक्ट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, डेबियन फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी, डेबियन हीटिंग एंड लाइटिंग, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, सुपरवाइजर सैलरी वगैरह वगैरह, बहुत सारे फैक्ट्री के अंदर जो लवाजमात होते हैं वो इनडायरेक्ट कराते हैं, उनको ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड आ जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड कर देते हैं प्राइम कॉस्ट को, तो आपके पास जो चीज़ आती है कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आप लेस करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो पहली इन्वेंट्री मैंने बताई थी जो होती है वो रॉ मटेरियल होती है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरी इन्वेंट्री जो है वो आपकी वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस एट स्टार्ट ऐड होगा, वर्क इन प्रोग्रेस एट स्टार्ट ऐड होगा, ठीक है ना। तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं, इसका एक आंसर आएगा। और यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसमें वर्क इन प्रोग्रेस ऐड हुआ, सॉरी एट स्टार्ट ऐड हुआ, और वर्क इन प्रोग्रेस एट एंड माइनस हो गया। जब आप वर्क इन प्रोग्रेस एट एंड माइनस करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है वर्क इन प्रोग्रेस, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा फ्लो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, सही है ना। इसको
इसको एक बार देख लें, एक सवाल देख लेते हैं इसका आज करें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को। फ्लोज का देखें क्या है। यस, जल्दी से इसको रिव्यू कर लें। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ये शायद बहुत क्लियर ना हो, ये तस्वीर लिया मैंने एक इसमें, आई थिंक नजर आ रहा होगा क्लियर, ठीक है ना। तो ये आपके पास फ्रॉम योर बुक आई एम टेकिंग, इसमें जो डिटेल दी वो ये है कि ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल 800 और closing inventory of raw material is given 1050, work in progress at start is given, work in progress at end given है दिया हुआ है। तो दो इन्वेंट्रीज हो गई, रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई, वेजेस हो गई डायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट वेजेस, और परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है, और फ्यूलिंग एंड पावर, फीड एंड पावर है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, और लुब्रिकेंट्स, ऑयलिंग एंड ये जो होता है ऑयल वगैरह खरीदते हैं ना, ग्रीसिंग करते हैं मशीन्स में, कैरेज इनवर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, अगर सही पढ़ा नहीं जा रहा मैं बता देता हूँ, ये कैरेज इनवर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, और रेंट ऑफ फैक्ट्री है, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड फैक्ट्री है, और इंटरनल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, इंटरनल मीन्स फैक्ट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री है, फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, और जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस है। बहुत अच्छी एग्जांपल है, इतने सारे एक्सपेंसेस एक साथ किसी भी मैंने पास पेपर की क्वेश्चन में नहीं देखे हैं, बहुत अच्छी एग्जांपल मैंने सॉल्व की, ठीक है ना। अब हम वही डिस्कशन कर रहे हैं कि एक एरिया कहलाता है फैक्ट्री, और एक एरिया कहलाता है ऑफिस, और एक एरिया कहलाता है मार्केटिंग। वी आर इन फैक्ट्री, फैक्ट्री के लिए बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सारी फैक्ट्री की आइटम्स आते हैं, ऑफिस के नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें इत्तेफाक से कि ये प्रैक्टिस करा रहा है, कोई भी आइटम इसने फैक्ट्री के बाहर का नहीं दिया है, सारे आइटम्स जो है वो फैक्ट्री के ही दे दिए इसमें, ठीक है ना। तो इसमें मिक्स होते हैं पेपर में, मैं दिखा दूंगा वो समझ आपको। तो मिक्स में आपको अलग करना पड़ेगा कि ऑफिस में क्या है। ऑफिस और मार्केटिंग ये दोनों जो हैं पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट है। जैसे हम इनकम स्टेटमेंट नॉर्मल बनाते हैं, उसमें जो एक्सपेंसेस लिखते हैं वो सारे एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, जैसे हम नॉर्मल एक्सपेंसेस लिखते हैं, ठीक है ना। ऑफिस और मार्केटिंग सारे इसमें आते हैं, और बाकी फैक्ट्री के सारे खर्चे फैक्ट्री में आते हैं, और फैक्ट्री में जब टोटल करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है एंड में, और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की उठ के चली जाती है इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। ये इसका फ्लो है। तो हमें अलग से निकालना पड़ता है कि फैक्ट्री की कॉस्ट क्या है और फैक्ट्री के बाहर की कॉस्ट क्या है। तो ये एक अलग जगह आता है, जो हम फॉर्मेट देखेंगे तो नजर आएगा हमें। और ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग का मतलब एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग एक्सपेंस और डिलीवरी गुड्स टू कैरेज आउटवर्ड, डिलीवरी गुड्स टू कस्टमर होम वगैरह। आप देखते हैं आजकल भी बहुत सारे फूड कॉन्ट्रैक्ट चले हुए। तो ये सारी के सारे जो हैं एक्सपेंसेस आउट ऑफ फैक्ट्री हैं, ठीक है। फैक्ट्री के बाहर के सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में आएंगे, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस के तौर पर आएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो आपसे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस देंगे। तो इस एग्जांपल में सारे कंप्लीटली फैक्ट्री से कंसर्न है पूरे क्वेश्चन, ठीक है। अनदर थिंग आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये इन्वेंटरीज तीन तरह की होती है फैक्ट्री। नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस, नंबर 3 फिनिश गुड्स। नंबर 1 रॉ मटेरियल फैक्ट्री का हिस्सा होता है, नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी फैक्ट्री का हिस्सा होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में एंड में आता है, बिल्कुल बिल्कुल एंड में आता है। और नंबर 3 जो है फिनिश गुड्स, ये आप इसको इनकम स्टेटमेंट में लेते हैं। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री
इनकम स्टेटमेंट। 3 इन्वेंट्रीज हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई, 3 एरियाज हो गए, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में फर्क है। बाकी ये क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट तकरीबन वही थोड़ा सा फर्क है। बैलेंस स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन तो पूरी की पूरी सेम है जो अब अभी सोल ट्रेडर बिजनेस ही कर चुके हैं, ठीक है। उसमें से भी है कि फैक्ट्री वैक्ट्री की मशीन आ रही होगी तो वो तो मतलब है नॉन करंट एसेट ही होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई स्पेशल चीज नहीं है, ओके। अनदर थिंग के डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट टाइम कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। तो मैं ऐसे देखता हूँ सोल्यूशन किया उन्होंने। नंबर 1 स्टार्ट विद द रॉ मटेरियल इन्वेंटरी स्टार्ट, ये एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, देखिए ये परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं बता रहा हूँ ये है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। फिर इसमें ऐड कैरेज इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल, ये है कैरेज इनवर्ड ऑफ, ये लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब है 200 है ये, ठीक है। 200 है कैरेज इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल। इन तीनों को आपने ऐड कर दिया, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल। हम लोग नॉर्मली अलग कॉलम में करते हैं, इन्होंने एक कॉलम में किया, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है इसमें। टोटल आ गया है ये आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसे हम क्या कहते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल या रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से माइनस कर दिया आपने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल भी ये लीजिए, ये नंबर 2 पे 1050, ये आपने माइनस कर दी 1050, ये ठीक है ना, ये माइनस कर दी तो आपके रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। ये जो आंसर आया ये क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम 8650 रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये पहला आइटम होता है फैक्ट्री का जो यूज होता है फैक्ट्री के अंदर, रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, यानी कि आपने 12 मंथ्स में एयर एंड एस का 12 मंथ्स में इतना रॉ मटेरियल, इतनी बर्थ का रॉ मटेरियल यूज किया, ठीक है। एक चीज और मैंने फॉलोइंग ऐड की थी, लेस स्क्रैप सेल्स ऑफ रॉ मटेरियल, अगर स्क्रैप सेल हो रही है रॉ मटेरियल की तो माइनस हो जाएगी, यहाँ नहीं है इस क्वेश्चन में। स्क्रैप जो खराब टूट फूट हो जाती है और जो कटिंग में निकल आती है और जो फेंकनी होती है आपको, वो जमा कर लेते हैं पूरे साल की, एक साथ सेल कर देते हैं, तो ठीक है ना। तो जब आप एक साथ सोल्ड आउट कर देते हैं तो थोड़ा उसमें मुनाफा हो जाता है कुछ, तो वो कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है डायरेक्ट, वो होता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो लोग होते हैं जो मशीन ऑपरेट करते हैं, मशीन ऑपरेटर्स आर डायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर आर 3960 ये दिया हुआ है वेजेस डायरेक्ट या 3960, ये मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, इनको अहमियत दी जाती है, इनको अलग रखा जाता है, इनडायरेक्ट को अलग रखा जाता है, ये इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट है। ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट वो लोग होते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व हों। जैसे अगर टेक्सटाइल मिल है, स्विंग यानी कपड़े सिल रहे हैं, तो टेलर जो है वो डायरेक्ट लेबर है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप किसी फैक्ट्री को लें, खाने पीने की फैक्ट्री जैसे पिज़्ज़ा हट है, तो उसमें जो पिज़्ज़ा बना रहा है कुक, किसी रेस्टोरेंट में जो खाना पका रहा है वो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। मशीन ऑपरेटर डायरेक्ट लेबर है, उसकी सैलरी 12 मंथ्स की 3960 यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीसरी चीज़ है जो कभी होती कभी नहीं होती। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो एक्चुअली रॉयल्टीज होती हैं, राइट्स टू प्रोड्यूस होती हैं, कोई लाइसेंस फीस देनी पड़ती है वो बाजार, जैसे मेडिसिन बनाने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है, इसके बगैर आप मेडिसिन दवाई नहीं बना सकते। और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आप उसकी रॉयल्टीज बाई करते हैं, जैसे आप पेप्सी है और ये जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं कोका कोला वगैरह, ये अपनी प्रोडक्शन बनाने के लिए, नेस्ले है, ये राइट्स देते हैं इसके ओनर्स को, ओनर ये नहीं है, ओनर बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा पिज़्ज़ा हट है, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, और भी बहुत सारी यहाँ पे चेन्स हैं जो बाहर से आएंगी, तो इनको जो है राइट्स देने पड़ते हैं, इसके तो ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है, ठीक है, लाइसेंस फीस होती है, इसे रॉयल्टीज भी कहते हैं। तो कभी आप लोगों का सिंपल, बहुत सिंपल सिलेबस है, कभी डायरेक्ट अदर डायरेक्ट एक्सपेंस से कहेगा ये, कभी जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से देगा, कभी रॉयल्टीज के नाम से देगा, ठीक है। इन तीनों डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगी, तीनों डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगी। ये बेसिक कॉस्ट है चीज़ के बनाने की। इसके बगैर चीज़ अगर प्रोडक्ट तो किसी भी चीज़ की यानी अगर अवेलेबिलिटी ना हो, ऑयल ना हो, तब भी प्रोडक्ट नहीं बन सकती, मगर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है। इनको ज़्यादा अहमियत दी गई है। एक डायरेक्ट कॉस्ट है
750, इन्हें प्राइम कॉस्ट कहते हैं। प्राइम कॉस्ट के बाद आप फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड सेकेंड हेडिंग है, इसे हम इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं। और इसमें जो है जो भी एक्सपेंसेस हैं हमारे यहाँ पे लिखे हैं, देखें फ्यूलिंग, पावर, इलेक्ट्रिक, ये सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस को हटाते हैं, ये तो चला गया फैक्ट्री ओवरहेड में। लुब्रिकेंट और रेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरनल ट्रांसपोर्ट होगा, फैक्ट्री के अंदर भी ट्रांसपोर्ट चल रही है, क्योंकि फैक्ट्री है कि इसके अंदर भी लोगों को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए, सामान इधर से उधर करने के लिए जो है वो आपने वैन्स रखी हुई हैं, लिफ्टर्स, लोडर्स रखे हुए हैं, तो इनका भी एक्सपेंस है। ये फैक्ट्री के अंदर है, हमें फैक्ट्री के अंदर ही रहना है, वहाँ पर इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एंड जनरल एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री, ये सारे एक्सपेंसेस है 1 2 3 4 5 6, इन सारे एक्सपेंसेस को आपने यहाँ लाइन से ला के रख देना है, ठीक है ना। ये देखें सारे एक्सपेंसेस रख दिए हैं, सब रेडीमेड है। लुब्रिकेंट, रेंट और निकालना नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, प्लांट कहते हैं मशीनरीज को जो लगी हुई है फैक्ट्री के अंदर, ये फैक्ट्री का हिस्सा होती है। इन सारे एक्सपेंसेस को एक साथ लिस्ट बनाते हैं, जमा करके टोटल ले लेते हैं, ठीक है। और इसको फिर आप प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, इसे क्या कहते हैं 18,390 जो आ रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन जगह एम्प्टी छोड़ी थी, मैं जाऊँगा लिखता हूँ एम्प्टी है जगह, ठीक है। इस जगह पे आप लिख देंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि आपने पूरे 12 मंथ्स में जो फैक्ट्री के अंदर जितना भी काम किया वो सारा का सारा मिला के आपने इतना खर्चा किया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई। उसमें आपने वर्क इन प्रोग्रेस स्टार्ट, यानी कि 1 जनवरी को आपने जब सुबह पहले दिन काम बिल्कुल नहीं हुआ था, आपने जब अपनी फैक्ट्री ओपन की थी, इतना इनकम्प्लीट वर्क रखा हुआ था, उसको भी ऐड कर दिया, ठीक है। उस पर भी काम किया होगा इस साल आपने, उसको ऐड कर दिया। और एयर एंड पे आप 31 दिसंबर 2017 एयर एंड पे आपके पास जो वर्क इन प्रोग्रेस रह गया है, जो काम इनकम्प्लीट रह गया, 420 का भी इनकम्प्लीट है, एयर एंड हो गया, अगले साल होगा, उसको हटा दिया। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये कि यू हैव पेड 18,320 फॉर प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स, ओके। इनके बनाने पे आपने ये एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर हो गया? ओके, तो 18,320 आ गया, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ओके। तो फिर समझा देता हूँ, डायरेक्ट कॉस्ट 3 है इसमें, मटेरियल, लेबर, रॉयल्टीज, या अदर डायरेक्ट कॉस्ट। ये अदर डायरेक्ट कॉस्ट हर क्वेश्चन में नहीं होगी, एक दो क्वेश्चन मिलेगी आपको कभी इसमें, ये क्वेश्चन पूरी प्रैक्टिस कराइए इसलिए दे दीजिए। बाकी एफओएच को जमा कर देंगे। एफओएच में ख्याल से ये रखना होगा फैक्ट्री ओवरहेड में कि कोई ऑफिस का खर्चा नहीं आएगा, ऑफिस नहीं आए, और आपके पास मार्केटिंग का खर्चा ना है, ठीक है। जैसे बैड डेट्स है, एडवर्टाइजिंग है, सेल्समैन सैलरीज है, ये नहीं आएंगी, ये सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे आएंगे। और अगर कभी कहीं इसकी क्वेश्चन इसमें आपको मैंने भी दिखाई दर्शाते कि रेंट लिखा हुआ है सिर्फ, और रेंट को डिफाइन नहीं किया हुआ, यहाँ तो लिखा हुआ है रेंट, फैक्ट्री रेंट, ठीक है ना। तो रेंट अगर डिफाइन नहीं है तो वो रेंट जो है वो फैक्ट्री के कहीं, यानी कि वो बताएगा आपको कि रेंट फैक्ट्री में कितना है, फैक्ट्री के बाहर का कितना है, ठीक है ना। तो रेंट को वो डिफाइन करेगा। इंश्योरेंस लिखा हुआ ना, रेंट ऑफ फैक्ट्री लिखा हुआ है ये, तो वो अगर रेंट ऑफ फैक्ट्री लिखेगा तो कंफर्म है, और अगर सिर्फ रेंट लिखेगा तो नीचे बता देगा कि आधा रेंट फैक्ट्री का, आधा बाहर का ऑफिस का, तो फैक्ट्री ही आएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिनिश गुड्स इसमें नहीं आता मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। मगर जब कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे तो इन्वेंट्री लिखी होगी, वो इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। फिनिश गुड्स बेचने का काम होता है ना उसका, तो वो फैक्ट्री से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट एंड आउटसाइड ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, दो चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपके सामने ओपन है, जल्दी से मुझे देखें और बताएं कि इसमें कोई इशू